नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है दोस्तों सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में, तो उसकी सेटलमेंट जो है कैसे की जाती है। तो उसमें जो हमारा पार्ट 1 जो होगा आज हम डील करेंगे, जो पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसकी इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो हेग कन्वेंशन है जो 1899 यानी 1899 की है, और दूसरी हेग कन्वेंशन जो है वो 1907 यानी 1907 की है। इसके साथ ही लीग ऑफ नेशन है और यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। इसमें दोस्तों लीग ऑफ नेशन की तो बात हम कर नहीं सकते क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब वो नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दी गई थी 1946 में। यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे और हेग कन्वेंशन का भी इसमें जिक्र आएगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल डिस्प्यूट का यहाँ सबसे पहले हम मतलब देखेंगे तो वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो लॉ का हो चाहे वो फैक्ट का हो, उसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच कोई डिसएग्रीमेंट होना जिसको वो ना मानती हो, ठीक है। एक कंट्री मानती हो दूसरी ना मानती हो, कोई क्लेम होना इस तरह से, तो उसको हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट कह सकते हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है हमारे पास, उसके अंडर दो तरीके हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के। पहला तो जिसे कहा जाता है, जिसे हम डिस्कस करेंगे आज, पैसिफिक मीन्स। दूसरा है कंपल्सिव या फिर फोर्सिंग मीन। यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो पहले मैटर को इस तरह से सॉल्व करना कि भाई बातचीत से, नेगोशिएशन से, आर्बिट्रेशन से, कॉन्सिलेशन से, गुड ऑफिसेस से, इस तरह की चीज़ों से उनको मतलब बातचीत से सॉल्व कर लीजिए। अगर वो बातचीत से नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर कंपल्सिव या फोर्सिव यानी ज़बरदस्ती, फोर्स का यूज़ करके उस सिचुएशन को, जो कि हो सकता है वर्ल्ड पीस या सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये दो तरीके हैं। सिंपली हम कहें तो लातों के भूत, जब बातों से नहीं मानते तो लातें चलाइए, पर पहले बात करिए फिर उसके बाद उसका लात का प्रयोग भी करें। जहाँ तक बात करें दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे पैसिफिक मीन्स को। तो ये दिए गए हैं चैप्टर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें दिए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों ये कहा गया है कि जो भी पार्टी हैं डिस्प्यूट की, वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अपने डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल करें। उसमें दोस्तों नेगोशिएशन होगी, इंक्वायरी होगी, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, रिस्टोर टू द रीजनल एजेंसीज, इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी। उसके बाद है दोस्तों कंपल्सिव या फोर्सिव मीन। ये दिए गए हैं चैप्टर 7 के अंडर। तो दोस्तों इसके अंडर बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो कंपल्सिव मीन कैसे, इसमें यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी है। रेलवे ब्लॉक कर देना या उनका सी रूट ब्लॉक कर देना, आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंडर करती हैं काम दोस्तों। तो याद रखिएगा चैप्टर 6 जो है वो पैसिफिक, जो कि सुलह से या नेगोशिएशन से। चैप्टर 7 जो है वो किससे, कंपल्सिव या फोर्सिव मीन से। दो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम चलते हैं पैसिफिक मीन्स की तरफ। आज हम इसको जो अपना पार्ट 1 है इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें दोस्तों वो है आर्बिट्रेशन का। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डिस्प्यूट है वो रेफ़र किया जाता है कुछ पर्सन को जिन्हें कहा जाता है आर्बिट्रेटर्स, और उनका जो डिसीज़न होता है उसे कहा जाता है अवार्ड, और वो जो भी पार्टीज़ होती हैं उन पर बाइंडिंग होता है। ये जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों, ये पार्टीज़ के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि पार्टीज़ के कंसेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। जहाँ तक दोस्तों बात करें आर्बिट्रेशन की हिस्ट्री की, तो वो बहुत पुरानी है, पर आर्बिट्रेशन के फील्ड में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो है तो JAY ट्रीटी ऑफ 1794 और अल्बामा क्लेम आर्बिट्रेशन, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में था, वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस दिया जाता है। पर दोस्तों जो एक्चुअल इसकी हिस्ट्री है वो 1899 यानी 1899 से हुई, जो कि हेग कन्वेंशन थी। उसके बाद 1907 में भी हेग कन्वेंशन हुई, और 1899 यानी 1899 में ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो था उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी की गई। जो 1899 की कन्वेंशन थी दोस्तों हेग की, उसमें जो आर्बिट्रेशन से लेकर लॉ था इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कोडिफाइड किया गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन था दोस्तों, इसके 3 पार्ट थे या 3 इसके आगे सब डिवीज़न थी। फर्स्ट था इसमें दोस्तों पैनल ऑफ एक्सपर्ट, दूसरा था इसमें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, और तीसरा था इंटरनेशनल ब्यूरो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दोस्तों बहुत से इंपॉर्टेंट जो केस लॉ हैं वो डिसाइड किए हैं, वो आपको नीचे मिल जाएंगे लिखे हुए। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है दोस्तों ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अभी भी है, और हेग यानी नीदरलैंड में इसकी सीट है दोस्तों। पर दोस्तों जो स्टेट हैं वो इसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ आज की डेट में नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास और जो मेथड और जो मीन्स हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के वो भी अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों आगे हम केसेस दो डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं। एक तो है दोस्तों द कच्छ ऑफ रन आर्बिट्रेशन अवार्ड 1968, रन ऑफ कच्छ यानी कि जो
खाड़ी है जो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों, इसमें कोई एक जगह है जिसको लेकर जिसे डिस्प्यूट अराइज हो गया पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान ने कहा कि 3,500 माइल्स का एरिया जो है वो मेरा है। उसमें दोस्तों कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों कंट्री में। इसका रिजल्ट हुआ 1965 का वॉर। अब वॉर हुआ, वॉर में जब सीज़ फायर हुआ तो दोनों कंट्री जो थे वो एग्री हो गए कि हम अपने इस मैटर को क्या करते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सौंप देते हैं। आर्बिट्रेशन में जब जाते हैं तो इंडिया अपना जज अपॉइंट करता है, पाकिस्तान अपना जज अपॉइंट करता है। एक जज जो उनको अपॉइंट करना था वो कलेक्टिवली दोनों इकट्ठे मिलकर करना था, पर उन्होंने वो नहीं किया। दोनों में से किसी ने भी उसमें फेथ शो नहीं किया। फिर क्या हुआ, मजबूरी में जो सेक्रेटरी जनरल थे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, याद रखिएगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चेयरमैन थे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, उनको ही तीसरा जज नियुक्त कर दिया। फैसला आया दोस्तों, तो फैसले में जो लगभग 10% यानी कि 320 माइल जो था वो पाकिस्तान को दिया गया। रेस्ट ऑफ द उन्होंने कहा कि ये इंडिया को जाना चाहिए। अब इसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ एक और केस है दोस्तों, मगनभाई, ईश्वरभाई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जैसे ही ये ऑर्डर आया दोनों कंट्री जो थे एग्री हो गए कि हम इसको मानेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले। तो उसमें कहा गया कि भाई ये जो फैसला है इसमें तो जो लैंड है वो सेशन किया जा रहा है, उसका यानी कि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है किसको, पाकिस्तान को 320 माइल। तो वो तो पार्लियामेंट की मंजूरी होनी चाहिए इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को इनकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है वो बाउंड्री डिस्प्यूट है, यानी कि बाउंड्री आगे पीछे या कहाँ होनी चाहिए उसका डिस्प्यूट है, या किसी तरह से कोई एरिया जो है वो अधिग्रहण नहीं किया जाएगा उसका। यहाँ सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट जो है उसको सेटलमेंट करने की बात कही गई है। आर्बिट्रेशन से लेकर दोस्तों इंडिया में जो है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन भी जो बनाई गई है 1965 में बनाई गई थी, पर इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल और जो कमर्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं उनको जो है आर्बिट्रेट करता है, उनको जो सॉल्व करने की कोशिश करता है। बाकी डिस्प्यूट इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसमें दोस्तों जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 है उसके रूल्स जो हैं उसका भी जो उनको इम्पैक्ट रखते हैं अपने इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन पर। तो ये है दोस्तों आर्बिट्रेशन से रिलेटेड प्रोविज़न। अब चलते हैं जुडिशियल सेटलमेंट पर। तो जुडिशियल सेटलमेंट दोस्तों जो है वो एक ही जो इंस्टीट्यूट है हमारे पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सेम वही प्रोविज़न है, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद है दोस्तों नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन भी एक जरिया है जिससे कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। तो नेगोशिएशन बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बातचीत करके ही उसको समाधान निकाला जाता है, इसमें कुछ भी टेक्निकल ऐसा है नहीं, एक फॉर्मल वे है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। उसके बाद है दोस्तों गुड ऑफिसेस। तो गुड ऑफिसेस में क्या होता है कि जैसे कोई डिस्प्यूट होता है दो नेशन के बीच में, तो क्या करती है तीसरी नेशन जो है वो अपनी एक मेज़बानी कह लीजिए या एक ऑफिसर्स को जो आप प्रोवाइड कराती है कि भाई आप आइए और अपने जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें अगर वो कुछ अपना सजेशन दे सकती है तो दे सकती है, अदरवाइज़ वो एक्टिव पार्ट किसी तरह से नहीं लेती है इसमें। दूसरी बात इसमें दोस्तों ये है गुड ऑफिस में कि ये जो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ऐसा कर सकती है, और कोई अगर इंडिविजुअल है तो वो भी इस तरह का डिस्प्यूट सॉल्व करवाने में आगे आ सकता है गुड ऑफिस के अंडर। ज़्यादा जोर इसमें इसी बात पर दिया जाता है दोस्तों कि जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है वो इतना फ्रेंडली हो कि उसके इम्पैक्ट से ही चीज़ें को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसमें दोस्तों एक एग्जांपल देंगे मैं आपको। फ्रांस ने अपने गुड ऑफिसेस दिए थे अमेरिका और वियतनाम के बीच में, जो वियतनाम वार हुआ था उसको एंड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मीडिएशन। तो मीडिएशन में जब कोई डिस्प्यूट आता है दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि कोई थर्ड स्टेट या कोई इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है कि वो कहता है कि भाई आइए अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करिए। इसमें वो सिर्फ मेज़बानी ही नहीं करता है बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, जो कि गुड ऑफिसर्स में नहीं होता था। गुड ऑफिसर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट यानी कि वो अपने आप से कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर मीडिएशन में क्या होता है उसका पार्टिसिपेशन भी होता है, और पार्टिसिपेशन में वो इस बात को बहुत जोर देने की कोशिश करता है कि किसी तरह से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। कोई सजेशन, किसी तरह का कोई आर्गूमेंट जो कुछ भी रखना हो तो वो उसमें रख सकता है। उसके बाद दोस्तों कॉन्सिलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई स्टेट या कोई थर्ड पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो, इम्पार्शियल पर्सन, वो कोशिश करता है अलग अलग तरीक़ों से कि किसी तरह से समझौता जिसे कहा जाता है कि भाई इनके बीच में एक समझौता हो जाए, ये किसी एग्रीमेंट में पहुंच जाए, तो उस नतीजे से वो डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने की कोशिश करता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि जो मैटर होता है वो अक्सर किसी कमीशन या कमेटी को रेफ़र किया जाता है। उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आती है। अब रिपोर्ट जो होती है वो उनको पर डिपेंड करती है पार्टी पर कि वो माने या ना माने, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास
आर्बिट्रेशन में होता था कि आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड होता था वो बाइंडिंग होता है, पर यहाँ पर कॉन्सिलेशन में वो बाइंडिंग नहीं होता है। इसमें दोस्तों जो हेग कन्वेंशंस हैं दोनों, वो जो कॉन्सिलेशन है उसको लेकर प्रोविज़न बनाती हैं। उसके मेंशन किया गया है इसमें कि भाई ये भी एक मेसेज हो सकता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है दोस्तों इंक्वायरी। तो दोस्तों इंक्वायरी अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, यानी कि इसको यूज़ किया जाता है दूसरे मेथड के साथ। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब भी इंक्वायरी होगी तो इस पर्पज़ से होगी कि नए फैक्ट्स मिले हम, और उन फैक्ट के बेसिस पर ही जो चीज़ों को डिसाइड करने की, उनको दिशा देने की कोशिश की जाती है। और लास्ट है दोस्तों इसमें अंडर द ऑस्पेशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि सेटलमेंट करनी है डिस्प्यूट की यूनाइटेड नेशन के शरण में जाके उनकी मदद लेगी। इसमें दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 2 है यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसमें सभी जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम क्या है अपने जो डिस्प्यूट होंगे उनको पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें दोस्तों जनरल असेंबली भी हो सकती है, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी हो सकती है, इसमें दोस्तों जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हो सकता है, इसमें हमारा जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी हो सकता है। तो यानी कि वो देखा जाए तो वो यूनाइटेड नेशन के ही पार्ट हैं, तो यूनाइटेड नेशन के अंडर ही रहकर आप अपने डिस्प्यूट को भी सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये है दोस्तों सारे वो पैसिफिक यानी कि पीसफुल मीन से जो मेथड होते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, नेगोशिएशन, गुड ऑफिसेज, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, इंक्वायरी और अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कोर्सिव या कंपल्सिव मीन है उसको लेकर हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।